आज हम यहाँ पर व्यंजन संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि क्या है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये व्यंजन संधि ही है। इसके पूर्व हम लोग पढ़ चुके हैं संधि क्या है, संधि और समास में क्या अंतर है, संधि कितने प्रकार की होती है, जिसमें स्वर संधि के विषय में हम लोग विस्तार में पढ़ चुके हैं। और हम अपना विषय शुरू करने से पहले आप सभी वीडियो देखने वाले लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी पुश कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ में कमेंट भी करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा ताकि हमें पता लगे कि हम और कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं। चलिए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? संधि का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि संधि का मतलब होता है जोड़, जुड़ाव, मिलाप। और स्वर संधि में क्या होता है? स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर कोई भी स्वर मिलेगा तो उसे स्वर संधि कहेंगे। और व्यंजन संधि के में क्या होता है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन संधि होती है। देखिए, व्यंजन प्लस स्वर आब्लिक व्यंजन, यानी कि कोई शब्द ऐसा है जिसमें व्यंजन प्लस स्वर, यानी कि कोई स्वर मिलेगा या फिर व्यंजन मिलेगा, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। स्वर संधि में केवल स्वर का ही मिलाप होता है। अब इसके कुछ नियम हैं जिसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आसानी से आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें कहाँ पर व्यंजन संधि है और यहाँ पर कौन सा नियम लगाया जा रहा है। देखिए, वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण, पहला नियम क्या है? वर्ग। अब वर्ग क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ण। वर्ग क्या होता है? वर्ग हम लोगों ने जब वर्णमाला पढ़ी है तो वहाँ पर पढ़ाया गया है कि क ख ग घ अंगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। तो अब इसमें जो है क्या होता है, तीसरा चौथा वर्ण आने पर या फिर या, रा, ला, वा और कोई स्वर आने पर क्या होता है कि तीसरा और चौथा वर्ण आने पर, ला, वा या कोई स्वर आने पर क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रथम वर्ण या फिर तीसरा और चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण या, रा, ला, वा या फिर कोई स्वर, कोई स्वर आने पर क्या होता है कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। जैसे इसमें क्या होगा आगे, बराबर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। जैसे हम देखते हैं क्या होगा, वाक प्लस ईस। अब यहाँ पर क्या हो गया, वागीस। जगत प्लस ईस। अब यहाँ पर क्या हो गया, जगदीश। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या आया है, का वर्ग का वर्ण है और यहाँ पर ई आया है, तो यहाँ पर क वर्ग का तीसरा वर्ण ग हो गया है। क ख ग घ अंगा, इसको पंचमाक्षर कहते हैं। क से लेकर के माँ तक पांच वर्णों में लिखते हैं हम लोग, तो इसको पंचमाक्षर कहते हैं। तो पंचमाक्षर में क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में
टा ठा डा ढा आड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, और पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो इस तरह से क वर्ग का तीसरा वर्ण ग हुआ, चा वर्ग का तीसरा वर्ण जा हुआ, टा वर्ग का तीसरा वर्ण ड हुआ, और ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा हुआ, और पा वर्ग का तीसरा वर्ण ब हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ देखिए ता आया और इसका तीसरा वर्ण जो है वो दा हो गया। तो इस तरह से प्रथम वर्ण अगर है, तीसरा या चौथा वर्ण है या कोई स्वर आता है तो वहाँ पर जो वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम हो गया कि प्रथम वर्ण में ना या मा आने पर वर्ण का पंचमाक्षर हो जाता है। मतलब क्या है कि प्रथम वर्ण के साथ ना या मा आने पर वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस ना या मा आने पर बराबर क्या हो जाता है, वर्ग का पंचमाक्षर। वर्ग का पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि का आया, तो का के साथ अगर ना या मा मिल रहा है तो वहाँ पर अंगा हो जाएगा। पंचमा अक्षर मतलब जैसे का वर्ग का अंगा, चा वर्ग का इया, टा वर्ग का आड़ा, ता वर्ग का ना और पा वर्ग का मा, यही पंचमा अक्षर है यानी कि पांचवा अक्षर। जैसे जगत प्लस नाथ। अब देखिए जगत प्लस नाथ, अब ये क्या हो गया, जगन्नाथ। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर ता था, यहाँ पर ना था, तो यहाँ पर इसका ता जो है पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो गया, जगन्नाथ हो गया। इसी तरह से वाक में देखिए वाक में, अब ये क्या हो गया, इसको हम कैसे लिखेंगे, वांग में। अब देखिए यहाँ पर का जो है वो अंगा में, क्योंकि का के साथ माँ मिला है इसलिए का जो है अंगा में परिवर्तित हो गया। का के साथ माँ मिला है तो का अंगा में यानी अपने पंचमाक्षर में परिवर्तित हो गया। और इसके बाद इसी तरह से और हम देखते हैं, देखिए बहुत आसानी से मैंने सोचा कि पूरा वाक्य ना लिख करके इसको हम सारांश में आपको समझाएं कि क्या होता है कि जब क वर्ग का प्रथम वर्ण मतलब जैसे का, चा, टा, ता, पा, उसके साथ ना और मा मिलता है तो आखिरी वर्ण हो यानी कि अंगा, इया, अड़ा, मा, ना और मा इस तरह से हो जाएगा, यानी कि सारे जो है पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है कि आगे देखते हैं हम लोग इसको, फिर और आगे अगला स्टेप देखते हैं कि क्या होगा। देखिए तीसरा नियम क्या है इसका, तीसरा नियम है कि चा ता में अगर चा और छा जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा चा। चा में अगर ता में अगर चा और छा जोड़ा जाएगा तो जो है ये चा हो जाता है। देखिए हलंत लगाने का मतलब होता है कि आधा अक्षर। इसी तरह से ता में अगर टा या ठा जोड़ा जाएगा
तो ये हो जाएगा आपका टा। इसी तरह से ता में अगर जा और झा जोड़ा जाएगा, ता में जा और झा जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा जा। और ता में डा या ढा जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा डा। और इसमें है कि ता में अगर ला जोड़ा जाएगा, ता में अगर ला जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा ला। ता परिवर्तित होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है कि जैसे ता में चा और छा जोड़ा गया तो ता जो है परिवर्तित होकर के आधा चा बन जाएगा। इसी तरह से ता में टा ठा जोड़ा जाएगा तो ये जो है टा परिवर्तित होकर आधा टा बन जाएगा। ता में अगर ज झ जोड़ा जाएगा तो ये परिवर्तित होकर ता का परिवर्तन होगा, यहाँ पर ता जो है आधा जा बन जाएगा। और इसी तरह से ता में डा ढा जोड़ा जाएगा तो ये आधा डा बन जाएगा। ता में ला जोड़ा जाएगा तो आगे आधा ला हो जाएगा। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, अब ये क्या हो गया, उड्डयन। उड्डयन इस तरह से उत प्लस डयन यानी कि उड्डयन। उत प्लस लास, उल्लास, उत प्लस लास यानी कि उल्लास। अब यहाँ पे क्या हुआ, ता और डा, तो ये ता जो है देखिए डा में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे ता जो है ये ला में परिवर्तित हो गया, अर्धला, अर्धला में परिवर्तित हो गया। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, ये क्या हो गया, उच्चारण, उच्चारण। अब ये यहाँ पे देखिए ता जो है ये चा में परिवर्तित हो गया। और सत प्लस जन, सज्जन। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इतने उदाहरण के माध्यम से मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत आसान सा है। ता में चा छा जोड़ेंगे तो चा हो जाएगा, ता में टा ठा जोड़ेंगे तो टा हो जाएगा, ता में जा झा जोड़ेंगे तो जा हो जाएगा, ता में डा ढा जोड़ेंगे तो डा हो जाएगा, ता में ला जोड़ेंगे तो ये ला हो जाएगा। ये उदाहरण के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से देखिए चौथा नियम क्या है कि माँ है, माँ, माँ में अगर हम स्पर्श व्यंजन जोड़ेंगे, माँ में, अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन भी हमारे का से लेकर के माँ तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन, माँ प्लस स्पर्श व्यंजन अगर होगा तो माँ का अनुस्वार बाद वाले अक्षर पर रूपांतरित हो जाएगा। तो ये क्या होगा, माँ जो है वो अनुस्वार के रूप में बाद वाले अक्षर पर रूपांतरित हो जाएगा, बाद वाले अक्षर पर रूपांतरित हो जाएगा। तरित हो जाएगा यानी कि अगर माँ आता है और माँ में कोई भी स्पर्श व्यंजन जुड़ता है तो माँ जो है वो अगले अक्षर पर रूपांतरित हो जाएगा। और क्या है, स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर होगा, स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर होगा। और भी है क्या, स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर होगा, उसे भी हम अनुस्वार ही कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार। जैसे अनुस्वार में कौन कौन से वर्ण आते हैं,
अंगा हो गया अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। ये जो है पंचमाक्षर हैं। अब देखिए इसका विच्छेद के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम। किम प्लस चित। अब ये क्या हो गया? किंचित। किंचित। इसको और कैसे लिखते हैं हम लोग? किंचित। इस तरह भी लिखते हैं। यहाँ पर इया लिखा हुआ है इस तरह से। ये जो है पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है, इया हो जाएगा। और इसी तरह से अहंकार। अहम प्लस कार। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? अहंकार। गंगा। अहंकार। अब ये क्या हो गया कि अहम प्लस कार, अहंकार। अब अहंकार में जो है ये अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। अहंकार ये ऐसे भी लिखा होता है, यानी पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से सम प्लस गम, संगम। क्या होगा? सम प्लस गम। ये क्या हो गया? संगम। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, अनुस्वार हो गया। यहाँ ये अनुस्वार हो गया, यहाँ अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। और इसी तरह से संगम, ये इस तरह से परिवर्तित हो जाता है पंचमाक्षर में। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से लेकर के मा तक ये सारे वर्ण जो हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। मेरा प्रयास यही है कि मैं बहुत आसानी से सरल भाषा में आपको समझाऊं, क्योंकि आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम निकालना है, आपको हिंदी साहित्य नहीं पढ़ना है। इसलिए हम बहुत आसानी से आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है कंपटीशन जो भी दें तो उसमें संधि में कोई दिक्कत ना आए, आप बहुत आसानी से समझ जाएं। देखिए ता वर्ग का अगर चा वर्ग से योग होता है तो वहाँ पर चा हो जाता है। ता वर्ग प्लस चा वर्ग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चा। इसी तरह से ता वर्ग प्लस टा वर्ग, तो वहाँ पर टा हो जाएगा। ता वर्ग का अगर चा वर्ग में आप कोई ऐसा शब्द है जो ता वर्ग का है और दूसरा चा वर्ग का है तो वहाँ पर चा हो जाएगा। और अगर ता वर्ग का है और टा वर्ग का दूसरा वर्ण है, दूसरा शब्द है, तो वहाँ पर टा हो जाता है। जिसको देखिए, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। महत प्लस छत्र। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये ता वर्ग का ता है और यहाँ पर छा है। अब ये क्या हो जाएगा? महच्छत्र, यानी कि ता जो है वो चा में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से और देखें, दृश प्लस ता बराबर ये हो गया दृष्टा।
दृष्टा। अब अगला देखते हैं हम लोग बहुत आसानी से कि क्या होगा यहाँ पर। देखिए, किसी वर्ग में अगर हा हो, कोई वर्ग का, किसी वर्ग का कोई वर्ण हो, किसी वर्ग का वर्ण हो, वर्ण मतलब अक्षर हो गया, वर्ग मतलब चा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसमें अगर हा जोड़ा जाता है तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो उस वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। हा जो है तो क्या हो जाएगा, हा जोड़ने पर हा उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। यानी कि अगर हमने किसी वर्ग में अगर हा जोड़ा गया तो हा जो है उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। चौथा वर्ण क्या हुआ, क वर्ग में घ, और चा वर्ग में झा, टा वर्ग में डा, ढा, ता वर्ग में धा और पा वर्ग में भा होता है चौथा वर्ण जो है। प्रत्येक पंचमाक्षर यानी प्रत्येक वर्ग जो है, पहला वर्ग का, दूसरा खा, तीसरा गा, चौथा घा और पांचवा अंगा, इसी तरह से प्रत्येक वर्ग के अक्षर होते हैं। अब इसमें देखिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं हम। जैसे क्या है, उत प्लस हर, उत प्लस हत, उत प्लस हत। अब ये क्या हो जाएगा, उत प्लस हत, उद्धत। क्या हो जाएगा, उद्धत। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हा जो है त वर्ग है, यहाँ पे हा है तो हा यहाँ पे किस में परिवर्तित हो गया, दा में। हा जो है वो दा में, द जो है ये धा में परिवर्तित हो गया, धा में। यहाँ पे अर्ध धा जो लिखा है, हा जो है वो धा में परिवर्तित हो गया, और ये जो है ये दा में परिवर्तित हो गया, ता जो है वो दा में परिवर्तित हो गया। जो है वर्ग का, ये जो है जो वर्ग का वर्ण होगा, वर्ग का वर्ण, साथ ही ये भी लिख लें हम, वर्ग का वर्ण जो है ये तीसरे वर्ग में, वर्ग का वर्ण तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। अब देखिए क्या हुआ, हमने उत प्लस हत जोड़ा तो ता जो है वो अपने वर्ग के तीसरा वर्ण यानी द में परिवर्तित हो गया, और हा जो है वो चौथे वर्ण में परिवर्तित हो गया। यानी कि किसी वर्ग का जो भी अक्षर होगा उसमें अगर हा जुड़ेगा तो वो अक्षर जो है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, और हा जो है वो धा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उत प्लस हार। अगला देखते हैं हम, उत प्लस हार। अब ये क्या हो गया, उद्धार। अब ता जो है वो दा में परिवर्तित हो गया, हा जो है ये धा में परिवर्तित हो गया। यानी कि जो हमने यहाँ पे सूत्र लगाया है, जो हमने इसका लिखा है नियम, वो आपके उदाहरण पे बिल्कुल सही उतरता है। इसे अब देखिए सातवां नियम क्या है, ह्वस यानी कि लघु और दीर्घ, हमने दोनों स्वर पढ़े हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लघु या दीर्घ स्वर। अब लघु स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है। लघु स्वर होते हैं अ, ई, उ और री, और बाकी सारे जो बचते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं, स्वरों की संख्या हमारे 11 है, जिसमें 4 हमारे लघु स्वर हैं, बाकी दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर में भी
अलग अलग है, उसमें 4 जो है वो संयुक्त स्वर होते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर अगर आता है तो हम 7 वहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरह से जो है जब हमने स्वर का वीडियो डाला है तो उसमें पूरा ही डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पर हम केवल संधि की बात करेंगे। समझाने के लिए मैंने बताया कि लघु क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। इसके बाद अगर छा आता है तो छा से पहले चा जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है, स्वर के बाद अगर आपका छा आता है तो छा जो है वो छा से पहले क्या है, चा जुड़ जाता है। तो क्या होगा, छा से पूर्व, छा से पूर्व चा जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। जैसे देखिए, शाला प्लस छादन। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, शाला छादन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या आया हमारा, आया प्लस छा हो गया, तो यहाँ पर बराबर क्या हो गया, ये चा हो गया। यहाँ पर बीच में छा से पहले चा जुड़ गया। तो यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। इसी तरह से अनुच्छेद, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद, अनुच्छेद। अब यहाँ पर भी छा है तो इससे पहले जो है वो चा जुड़ गया, अनुच्छेद। ऊ स्वर आया है। अब यहाँ देखिए ये लघु स्वर है ऊ, और आ जो है ये दीर्घ स्वर है, परिच्छेद। इसी तरह से और देखिए आप, परि प्लस छेद, तो यहाँ पर क्या हो गया, परिच्छेद, परिच्छेद। यहाँ पर क्या, कौन सा स्वर आया है, ई, प्लस यहाँ पे छा है और ये आधा चा आ गया। तो यहाँ इसका नियम क्या हमने पढ़ा कि लघु या दीर्घ कोई भी स्वर आएगा और उसमें अगर छा जुड़ रहा है तो छा से पूर्व आधा चा हो जाएगा, चा जुड़ जाएगा। बाकी जो अक्षर हमारे हैं, जो शब्द हैं, उन शब्दों को वैसे ही उतार लेंगे, लेकिन आगे जो है चा जुड़ जाएगा। तो आज हम लोगों ने व्यंजन संधि के मुख्य 7 नियमों को सीखा, और मुझे लगता है कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा और आपकी परीक्षा में बहुत सहायता करेगा। बिल्कुल पक्का है कि आप इसको अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, कई बार इसको वीडियो को देख लेंगे, तो आपको व्यंजन संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज का इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे।